जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू क्वेश्चंस की। इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो ऑप्शन है सीसा, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी आपका कॉपर और ऑप्शन डी है जिंक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिरोधकता उन पदार्थों की कम होती है जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, सॉरी। उन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमारा जो शीशा है, शीशा क्या है, शीशा हमारा एक काम करता है इंसुलेटर का। और बाकी मरकरी हम यूज करते हैं थर्मोमीटर में। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर हमारा कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी 90% होती है। ये हमारा दूसरा गुड कंडक्टर है, पहले सिल्वर के बाद ये दूसरा नंबर आता है कंडक्टिविटी में, इसका सबसे ज़्यादा आता है आपका सिल्वर का। तो जिंक की बात करें, जिंक हम किसी भी आयरन की रॉड पर गैल्वेनाइज करने के लिए यूज करते हैं जिंक का। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें प्रतिरोधकता कम पूछा है। तो जबकि हमारा कॉपर क्या है, कंडक्टर है, और इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, 90%। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कारों में निम्नलिखित में से एम्पियर घंटा की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। यह 4 ऑप्शन है इसमें, और आपसे पूछा है इन 4 ऑप्शन में से किसका प्रयोग कारों की बैटरी में किया जाता है। कितने एम्पियर की बैटरी का प्रयोग कारों की बैटरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए 5 से 10 AH का, और ऑप्शन बी है 30 से 60 AH का, और ऑप्शन सी है 100 से 150 AH का, और ऑप्शन डी है आपका 200 से 250 AH का। तो हमें बताना है कि कितनी एम्पियर आवर की जो बैटरी है हम यूज करेंगे कारों में। तो हम जो यूज करते हैं कारों में वो 30 से 60 एम्पियर आवर की बैटरी का यूज करते हैं कारों में। और दोस्तों, जो हमारी बैटरी की एम्पियर आवर की जो क्षमता कैपेसिटी नापते हैं, तो वो 2 तरीके से नापते हैं, 2 टाइप से नापते हैं इसकी। एक नापते हैं एम्पियर आवर में और दूसरी मापते हैं आपकी वाट आवर में। एम्पियर आवर की जो आपकी बैटरी क्षमता है वो आपकी 85 से 95% होती है, और आपकी जो वाट आवर की जो क्षमता है वो आपकी 70 से 80% तक होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें करेक्ट, 30 से 60 AH का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डैश पर लागू होता है। पहला है डीसी जनरेटर पे, दूसरा है डीसी मोटर पे, और सी ऑप्शन है आपका अल्टरनेटर पे, और डी ऑप्शन है आपका ट्रांसफार्मर में। तो हमें बताना है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है वो किस पर लागू होता है, इन 4 ऑप्शन में से किस पे लागू होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ से क्या समझते हैं, बाएं हाथ से आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कम मेहनत होती है, और दाहिने हाथ से वो काम करते हैं जिसमें अधिक मेहनत होती है। तो बाएं हाथ से हम कौन सा काम करेंगे, तो इन सब में देखिए, सबसे पहले डीसी जनरेटर को देखें हम। तो डीसी जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, आपको दाहिने हाथ हैंडल लगाना पड़ता है जिसमें आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, और डीसी मोटर को चलाने के लिए हमारे कम मेहनत की आवश्यकता होती है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डीसी मोटर में हम बाएं हाथ का नियम लागू होता है। और डीसी जनरेटर में कौन सा नियम लागू होता है, तो डीसी जनरेटर में हमारा दाएं हाथ का नियम लागू होता है। अगर हम बाएं हाथ के नियम की बात करें तो ये देखिए, ये आपका इस तरीके से अगर हम बना लें, ये इस तरीके से कुछ होता है आपका, इस तरीके से। तो अगर हम बाएं हाथ के नियम की बात करें तो ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा हमारा क्या दिखाएगा, चालक की दिशा दिखाएगा, चालक की दिशा। और जो हमारी जो तर्जनी उंगली है, ये वाली जो उंगली है, ये हमारी दिखाएगी बल रेखाओं की दिशा, बल रेखाओं की दिशा। और ये जो नीचे वाली उंगली है वो हमारी दिखाएगी करंट की दिशा, करंट की दिशा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसफेट स्विच उसके चालू अवस्था में, यानी कि आपका मॉसफेट जब चालू अवस्था में है तब डैश के समान माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है इंडक्टर के, ऑप्शन बी है कैपेसिटर के,
ऑप्शन सी है बैटरी के, ऑप्शन डी है रजिस्टर के। तो हमें ये बताना है कि जो मॉसफेट है हमारा किस कंडीशन में मॉसफेट स्विच है चालू अवस्था में किसके समान माना जाता है। तो हमारा इसमें जो मॉसफेट है वो हमारा कैपेसिटर के समान माना जाता है। क्यों माना जाता है? जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं ये मॉसफेट है आपका, इस तरीके से हम इंटरनल पार्ट नहीं बना रहे हैं, जैसा होता है उसी तरीके से बना रहे हैं। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल क्या होता है आपका? पहला टर्मिनल होता है सोर्स, और दूसरा टर्मिनल होता है हमारा गेट, और तीसरा टर्मिनल होता है हमारा ड्रेन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो जो हमारा स्विच चालू अवस्था में जो कैपेसिटर के समान इसलिए काम करता है क्योंकि गेट पे हम एक से इंसुलेटेड मटेरियल का यूज कर परत लगा देते हैं इंसुलेटेड मटेरियल की, इसीलिए हमारा ये कैपेसिटर की तरह काम करता है। जैसे कैपेसिटर भी की संरचना देखें, ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है। इसी तरीके से इस जो गेट वाला जो टर्मिनल है इस पर इंसुलेटेड मटेरियल की परत चढ़ा देने से हमारा कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। और जो अगर हम बात करें इस पर कौन से मटेरियल का कैपेसिटर चढ़ाया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ाया जाता है गेट पे, तो हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड का चढ़ाया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का। और उसके बाद अगर हम बात करें जी इसकी, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेटल, इसकी मॉसफेट की, तो हमारा एम से मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसकी मॉसफेट की जो फुल फॉर्म होती है इसे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। और इसके हम दूसरे नाम की बात करें, इसके कभी कभी पूछ लेता है कि मॉसफेट का दूसरा नाम क्या है, तो मॉसफेट को हम IGFT भी कहते हैं, IGFET भी कहते हैं। और IGFET का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो IGFET का मतलब क्या है आपका? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसी की वजह से, इंसुलेटेड गेट की वजह से हमारा जो मॉसफेट है चालू अवस्था में कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक नियॉन, यहाँ पे नियॉन है, नियॉन कर लें। यहाँ पे एक नियॉन ट्यूब के प्रचलन के लिए आवश्यक वोल्टता डैश पर निर्भर करती है। एक नियॉन ट्यूब के प्रचलन के लिए आवश्यक वोल्टता डैश पर निर्भर करती है। तो हमें बताना है किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन है हमारे ट्यूब की लंबाई पर, ऑप्शन बी है हमारा ट्यूब के पदार्थ पर, ऑप्शन सी है ट्यूब के व्यास पर, ऑप्शन डी है ट्यूब की मोटाई पर। तो हमें ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन से पे हमारी आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। तो दोस्तों ये जो नियॉन ट्यूब की जो हमारी आवश्यक वोल्टता है वो ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करती है। और नियॉन ट्यूब के हम जो कहते हैं तो इसे कहते हैं कोल्ड कैथोड टाइप की ट्यूब भी कहते हैं, इसे कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। और इस जो नियॉन ट्यूब होती है आपकी, नियॉन ट्यूब में कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, हीटिंग एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है। और उसके बाद और इसका जो इनिशियल डिस्चार्ज हाई वोल्टेज है वो करीब, इनिशियल हाई डिस्चार्ज कभी कभी पूछता है, इनिशियल हाई डिस्चार्ज वोल्टेज है वो आपका 3 kV होता है, 3 kV। ये लगभग में है, एक्यूरेट नहीं है, तो आप इसे ऐसे ही मान के चलें, लगभग में इतना ही होता है। और इसका जो यूज करते हैं हम, यूज कहाँ होता है, नियॉन ट्यूब की बात चल रही है, तो नियॉन ट्यूब का जो यूज होता है वो आपका, एक तो आप विज्ञापन पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, और दूसरा हमारा यूज होता है इसका सजावट में, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई होती है, ट्यूब की लंबाई, वो 1 से 5 मीटर तक रखी जाती है। और अगर हम बात करें इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है इसे चालू करने के लिए, तो इसमें हम एक वेरिएबल टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं,
जो कि आपका 1 kVA से 5 kVA तक का वो यूज किया जाता है। और ये जो इसका ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है, ये यूज करने की रेटिंग वो ट्यूब की लंबाई पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमारा ट्यूब की लंबाई 1 से 5 मीटर होती है, इसी तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर भी 1 kVA से 5 kVA का होता है। तो हम ट्यूब की लंबाई के अनुसार इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। इस तरीके की ऐसी कुछ बेल आइकॉन होती है ना, वो आप दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।